हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे। मौर्योत्तर काल के मतलब होता है मौर्य काल के बाद का टाइम। मौर्य काल का पतन होने के बाद जो भी राजवंश आए और जो भी राजवंश स्टार्टअप किए अपना भारत पे राज किए, और उनका हिस्ट्री के बारे में जानते कि वो भारत पे राज किए और कैसे कैसे आए, कैसे कैसे क्या किए। ठीक है, देखिए मौर्योत्तर काल के बाद ना चार वंश आते हैं। एक आते हैं इंडो ग्रीक, एक शक, दूसरा तीसरा पल्लव, चौथा कुषाण। इसके लिए ट्रिक है आई एस पी के। आई एस पी के, आई एस आया है पी के, आई एस पी के। ठीक, तो आई से हो जाएगा इंडो ग्रीक, पी से एस से हो जाएगा शक, पी से पल्लव, के से कुषाण। शक को सिर्थियन भी बोलते थे, पल्लव को पार्थियन बोलते थे, इंडो ग्रीक को हिंद यूनानी बोलते थे। सबसे पहले हम देखेंगे हिंद यूनानी। हिंद यूनानी में कौन कौन राजा आते हैं, और उसके बाद हिंद यूनानी में सबसे पहले हिंद यूनानी के इंडो ग्रीक के संस्थापक ड्रेमोटेरियस थे। ड्रेमोटेरियस सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किए थे जो हिंद यूनानी थे, और राजधानी अपना सकाल या सियालकोट बनाए थे। ठीक है, मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी थे। इसका दूसरा राजा आता है मिंडार। मिंडार सबसे महान शासक रहता है। इसे बौद्ध भिक्षु नागसेन और धर्म नागसेन ने इसे धर्म की शिक्षा दी थी, जो बौद्ध धर्म अपनाने वाले थे। तो मिंडार सबसे पहले विदेशी जो बौद्ध धर्म अपनाए थे। तो मिंडार के बारे में जानते हैं, और बौद्ध नागसेन के बारे में। मिंडार और नागसेन के बारे में एक कहानी बताया जाता है कि नागसेन इतना बुद्धिमान और इतने विद्वान थे कि इनसे बड़े बड़े विद्वान बहस वार्तालाप में नहीं जीत पाते थे। इसलिए इस इन्होंने तो मिंडार और नागसेन के बारे में एक कहानी बताया जाता है कि नागसेन इतना बहुत एक बौद्ध भिक्षु थे और इतने विद्वान थे, इनके सामने बड़े बड़े विद्वान वार्तालाप में नहीं टिक पाते थे। ये बात मिंडार को पता चला, तो मिंडार बोला कि नागसेन को बुलाया जाए। जब नागसेन को इनवाइट किया गया तो नागसेन आने से इनकार कर दिए। तो मिंडार को बुरा लगा कि हम राजा है इस राज्य के, और मेरे बात से कोई मेरी राज्य में इनकार कर सकता है, ऐसा होगा? मिंडार गुस्सा में नागसेन को बोले कि गिरफ्तार कर लो। तो नागसेन को गिरफ्तार करके दरबार में लाया गया। जब उनको दरबार में लाया गया तो मिनांडर ने पूछा, नागसेन तुम ही ना हो? तुम बोले मेरे दरबार में नहीं आओगे, आ गए ना? तो नागसेन बोला, हम नागसेन थोड़ी ना आया है, नागसेन तो जहाँ है वही है। तो बोलता है, ऐसा कहते हैं, नागसेन तो मेरे सामने है। तो नागसेन बोलता है कि ठीक है महाराज, एक काम कीजिए, आप ये रथ दिख रहा है ना, ये रथ के पहिया खोल दीजिए। और रथ के पार्ट पार्ट खुला दिया। जब पार्ट पार्ट खोलने के बाद रथ के नागसेन ने मिनांडर से पूछा, महाराज रथ का पहिया उठाया, बोला महाराज क्या ये रथ है? महाराज बोले नहीं, ये पहिया है। फिर उसका हर एक पार्ट उठा के ऐसे बोला कि ये रथ है, तो बोला नहीं। तो वैसे नागसेन नहीं है, ये नागसेन का बॉडी है। नागसेन जब भी आएगा तो वो अपने मर्जी से आएगा। तो यही बात से मिनांदर प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर बौद्ध धर्म अपनाए। तो प्रथम विदेशी थे जो मिनांदर, जो बौद्ध धर्म अपनाए थे। और इन्हीं दोनों के वार्तालाप को नागसेन ने एक मिलिंद पनोह नामक पुस्तक में लिखे थे। इनमें मिलिंदर प्रश्न पूछते हैं और नागसेन उत्तर देते हैं। ठीक है, इंडो ग्रीक वाले यूनान के रहने वाले थे, लेकिन बैक्टीरियाज में बस गए थे। इन्हें काली मिर्च बहुत पसंद था, अतः काली मिर्च को यवन प्रिय कहा गया था। भारत में पहली बार त्रियुक्त एवं लेख युक्त सोने के सिक्के यूनानियों द्वारा इंडो ग्रीक द्वारा चलाया गया था। ठीक है, और सर्वा सर्वाधिक सोने का सिक्का चलाया गया था गुप्त वंश द्वारा। सर्वाधिक अशुद्ध सोने का सिक्का चलाया था गुप्त वंश। जहाँ पे ज़्यादा चलेगा वहीं पे अशुद्ध ही होगा। तो सर्वाधिक सोने सोने का सिक्का चलाया गुप्त वंश, और सर्वाधिक अशुद्ध सोने का सिक्का भी चला था गुप्त वंशी। सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का चला था कुषाण। भारतीय नाटक का विकास यूनानियों इंडो ग्रीक के द्वारा हुआ, और भारतीय नाटक में पर्दों के लिए यूनानियों द्वारा यवनिका शब्द का प्रयोग किया गया था। सप्ताह का दिन यूनानियों द्वारा, राशि का जानकारी यूनानियों द्वारा, और हेलिटेनियस कला, मूर्ति कला को हेलिटेनियस कला भी कहते हैं गंधार शैली में। ठीक है, अब आते हैं शक, सिथियन। शक को सिथियन भी कहते हैं। यह मध्य एशिया के रहने वाले थे। कहाँ? शक मध्य एशिया के रहने वाले थे। पहला राजा माओ था। शक अपने आप के क्षत्रप कहते थे। भारत में चरगाह की खोज किए थे। ये भारत में आकर 5 जगहों में पहुंचे। शक थे ना जे एकदम उधर चरागाह नहीं देखे थे, मतलब रेगिस्तान से आए थे, और जब भारत में देखे तो बोला कि सोना का चिड़िया है, पूरा हरा भरा, इतना हो सकता है? और 5 भाग में बट गए थे, बोले कि हम यहाँ रहते हैं। मतलब जितने लोग आए थे 5 भाग में बट गए। वो 5 भाग कौन कौन था? एक अभी अफगानिस्तान में कंधार में चले गए, अभी जो अफगानिस्तान बोलते हैं। एक तक्षशिला में चल गए जो पाकिस्तान में है। एक मालवा में चल गए जो यूपी में है। दूसरा मथुरा में चल गए, वो भी यूपी में है। और उज्जैन एमपी में है। शक का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन था। शक में सबसे प्रतापी राजा था ना, वो रुद्रदामन था। रुद्रदामन का एक अभिलेख था, जूनागढ़ अभिलेख। भारतीय इतिहास में संस्कृत में लिखे जाने वाला प्रथम अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख। इससे पहले जितना भी अभिलेख लिखा गया था
सब पाली भाषा में लिखा, संस्कृत भाषा में लिखा गया था, ठीक है, लिपि पाली था। लेकिन सबसे पहले शुद्ध संस्कृत में लिखे जाने वाला अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख था, जो रुद्रदामन का था। इसी इसी अभिलेख में हमें जानकारी मिलती है सुदर्शन झील का, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। मान लीजिए आप किसी चीज़ का निर्माण करा देते हैं तो थोड़ा थोड़ा दिन होने के बाद वो नष्ट होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसी का मरम्मत कराना बहुत ज़रूरी है। तो सुदर्शन झील का निर्माण कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, लेकिन इसका मरम्मत फिर अशोक ने करवाया था, रुद्रदामन भी करवाया था, और स्कंदगुप्त भी इसका मरम्मत कराया था। किसका? सुदर्शन झील का। ऐसा सबकी चर्चा कहाँ मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख में, ठीक है। 58 बीसी में उज्जैन का एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खरीद दिया और विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया, और इस उपलक्ष्य में 58 बीसी में विक्रम संवत नामक कैलेंडर का निर्माण किया। विक्रम संवत नामक कैलेंडर चलाया। अभी तक कुल 14 राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, और सबसे लोकप्रिय विक्रमादित्य चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, और 14वां विक्रमादित्य हेमू था, और पल्लव पार्थियन। इतना पल्लव के बारे में पढ़ते हैं। पल्लव के संस्थापक थे मेंडरियास, और राजधानी पुरुषपुर पेशावर में बनाया था, और गंदो फॉर्मियर्स सबसे प्रतापी शासक था। इसके समय में पुर्तगाल का ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया। यह भारत आने वाला प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक था। सेंट थॉमस था ना, जो ईसाई धर्म के प्रचार करते हुए भारत आया था। उस समय भारत पर शासक किसका था? गंदो फॉर्मिस के, और सबसे प्रतापी शासक था, ठीक है। ये ईरान, फारस तथा पार्सियन थे, जिसके कारण इसे पार्सियन भी कहा गया। कुषाण, अब आते हैं कुषाण। कुषाण था कुषाण वंश। इस वंश के संस्थापक था कौन? कुजुल कार्डफिश। इन्होंने तंबा का सिक्का चलाया था। कुषाण वाले तंबा के सिक्के चलाए थे। और बीड कार्डफिश थे, भीम कार्डफिश, इस वंश के वास्तविक संस्थापक। जैसे कि आप किसी चीज़ की स्थापना करते हैं और पूरी तरीक़ा से सुचारू रूप से सही नहीं कर पाते हैं, और कोई दूसरे आता है उसको पूरी तरीक़ा से संचालित करता है, तो उसको वास्तविक माना जाता है, ठीक है। तो इस वंश का वास्तविक संस्थापक भीम कार्डफिश को माना जाता है। सिक्को, जब ये सिक्का चलाए थे ना, तो उस पर आकृति बनाए थे, शिव का, नंदी का और त्रिशूल का। तो सारे देखिए शिव भगवान से जुड़ा है। शिव भगवान की सवारी क्या होता है? नंदी, और वो क्या रखते हैं? त्रिशूल, और शिव खुद, मतलब शिव भक्त जरूर थे। उसके बाद कनिष्क, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। इसने अपनी राजधानी पेशावर को बनाया, जबकि सांस्कृतिक राजधानी तक्षशिला को बनाया। बाद में संस्कृत राजधानी मथुरा को बना लिया। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कनिष्क ने चलवाया था। इसे द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। यह पूरा शुद्ध सोना का सिक्का चलाया था। कौन सोना का? शुद्ध सोना का। शुद्ध सोना का सिक्का चलाने का कारण ये था कि इनका अधिकार रेशम मार्ग पे हो गया था। जब रेशम मार्ग पे किसी का अधिकार हो जाएगा, तो वहाँ से जितना व्यापारी होगा टैक्स देगा ही। तो ऐसे ही इनके पास बहुत पैसा हो गया, बहुत सोना चांदी हो गया, तो बोले क्यों ना हम शुद्ध सोना का सिक्का चलाएं, और इसने शुद्ध सोना का सिक्का चलाया था। इसे द्वितीय अशोक भी बोलते हैं। इसके समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। ये हुआ था कुंडल कश्मीर में। इसकी प्रथम शताब्दी थी, ईसा वर्ष की प्रथम शताब्दी थी। अध्यक्ष वसुमित्र थे, और उपाध्यक्ष अशुघोष थे। वसुमित्र ने महाविवाह सूत्र नामक किताब लिखी थी। अशुघोष बुद्ध चरित्रम लिखे थे। बुद्ध चरित्रम बुद्ध का कैरियर के बारे में, कैरेक्टर के बारे में लिखे थे। बुद्ध के कैरेक्टर के बारे में अशुघोष लिखे थे, ठीक है। कनिष्क के दरबार में 5 दरबारी रहते थे, 5 विद्वान रहते थे। उनका ट्रिक है ABC नागपरसम। ABC नागपरसम। कनिष्क के दरबार में कितने दरबारी? 5 विद्वान। वो पांचों का नाम था ABC नागपरसम। ए ट्रिक है। ए से था अश्वघोष, जो बुद्ध चरित्रम का लेखक है। अश्वघोष थे, जो बिहारी थे। बी था वसुमित्र, महाविवाह शास्त्र के लेखक वसुमित्र। सी से था चरक, चिकित्सक चरक संहिता का लेखक चरक था। नागार्जुन, नागार्जुन भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है, और इनकी पुस्तक मध्यमिका सूत्र से है। कनिष्क तथा पांचाल चीन के बीच युद्ध हुआ था, तो कनिष्क की हार हो गई। पहले पांचाल चीन के थे, तो कनिष्क पे हमला अचानक कर दिए थे, कनिष्क हार गए थे। उसके बाद रेशम पर मार पे किसका अधिकार हो गया? पांचाल के अधिकार हो गया। लेकिन पुनः कनिष्क आक्रमण करके रेशम मार पांचाल को हरा के और रेशम मार पे अपना अधिकार कर लिए। और मूर्ति बनाने की शैली यहीं से स्टार्ट। 2 तरीका की शैली हुआ था, मथुरा शैली और गंधार शैली। मथुरा शैली में सबसे पहले मूर्ति बनाया गया था, तो महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाया गया था। और इससे पहले जितना भी मूर्ति बनाया गया था ना महात्मा बुद्ध की, सारे महात्मा बुद्ध के बैठे हुए मूर्ति थे, सोए हुए मूर्ति थे, खड़ा हुए मूर्ति एक भी नहीं थे। लेकिन गंधार शैली में पहली बार महात्मा बुद्ध की मूर्ति को गंधार शैली में महात्मा बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति बनी, और पहली बार खड़ी हुई मूर्ति भी गंधार शैली में बनी थी, ठीक है। इसने 78 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया, और इस अवसर पर शाक संबंध प्रारंभ किया था। शाक संबंध प्रारंभ किया था कनिष्क ने। और 22 मार्च 1957 ईस्वी से राष्ट्रीय पंचक के रूप में शाक संबंध को अपना लिया गया था। तो राष्ट्रीय पंचक के रूप में 22 मार्च 1957 को शाक संबंध को अपनाया गया था, ठीक है। मौर्योत्तर काल में भारत में आक्रमण करने वाला अंतिम शासक कुषाण वंश था। मौर्योत्तर काल के बाद भारत पर अंतिम रूप से शासन कर
अंतिम रूप से शासक कुषाण वंश था और ये मध्य एशिया, चीन, तुर्किस्तान के निवासी थे। मध्य एशिया में यूची कबीला 5 भागों में बटा था, 5 भागों में से एक भाग ये थे। ठीक है। विक्रम संवत 58 बीसी में विक्रम संवत का उपाधि उज्जैन का स्थानीय राजा ने लिया था। विक्रमादित्य की उपाधि स्थानीय राजा उज्जैन के लिया था और 58 बीसी में। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर से और इसी टाइम ने विक्रम संवत का निर्माण कराया था। ठीक। और यह ग्रेगोरियन कैलेंडर से 58 वर्ष आगे था। ग्रेगोरियन कैलेंडर से कितना वर्ष आगे था? 58 वर्ष आगे था। और विक्रम संवत में तिथि ज्ञात करने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर में से 58 को जोड़ दिया जाता था, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर मिल जाता था। ठीक है। देखिए ग्रेगोरियन कैलेंडर में 58 जोड़ दीजिएगा ना, घटा लीजिएगा तो विक्रम संवत आ जाएगा। और ग्रेगोरियन कैलेंडर में 58 जोड़ दीजिए, 78 जोड़ दीजिएगा तो शक संवत आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सर मैथ्स द्वारा समझाए हुए हैं, हम बता देते हैं आपको। ये विक्रम संवत है, ये विक्रम संवत है, ये ग्रेगोरियन है, ये शक संवत है। देखिए विक्रम संवत यहाँ 0 है, ग्रेगोरियन 0 है। यहाँ पे आप 58 घटा दीजिएगा तो विक्रम संवत आ जाएगा और 78 जोड़ दीजिएगा तो शक संवत आ जाएगा। बस यही बात को समझाया हुआ है वहाँ। ठीक है। देखिए शक संवत क्या बोलता है, यह ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 ईसा बाद आया, अतः यह ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे, अर्थात शक संबंध में तिथि ज्ञात करने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर में 78 वर्ष घटा दिया जाता है। तो जब शक संबंध का टाइम दिया रहेगा, बोले ग्रेगोरियन कैलेंडर का टाइम बताए तो 78 घटा दीजिएगा तो ग्रेगोरियन कैलेंडर आ जाएगा। ग्रेगोरियन कैलेंडर में 78 जोड़ दीजिएगा तो शक संबंध आ जाएगा। ग्रेगोरियन कैलेंडर में 58 घटा दीजिएगा तो विक्रम संबंध आ जाएगा और विक्रम संबंध में 58 जोड़ दीजिएगा तो ग्रेगोरियन कैलेंडर आ जाएगा। ठीक है। बस इसको ट्रिक कर लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा, समझ लीजिए तो बस याद हो जाएगा कि ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 वर्ष आगे है शक संबंध वाला, 58 वर्ष पीछे है विक्रम संवत वाला। बस इतना ही याद करना है, बाकी तो आप जानते हैं, बहुत तेज है, हमको पता है। गुप्त संवत 319 एडी से लेकर 320 एडी तक चंद्रगुप्त प्रथम, और हिजरी संवत 622 एडी तक। हिजरी संवत 1583 ये सब याद करने वाला डाटा है, इसमें समझाने वाली बात नहीं है। अगर समझाने वाली बात होती तो हम आपको जरूर बता दें। उसके बाद ट्रिक, उसके बाद देखिए एक ट्रिक बताए हैं सर सभी वंश को मतलब बारीकी से याद करने के लिए कि सीरियली गड़बड़ाए नहीं। तो हसीक मसून सा बता दिए थे हम, ऊपर ही मगध काल का था। उसके बाद विदेशी आक्रमण के लिए आईएसपी के आया विदेशी आक्रमण। गुप्त काल संवत के लिए गुप्त काल वर्धन वंश, गुप्त काल वर्धन वंश। तो देखिए ह से हो जाएगा हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कर्ण वंश, स से सतवाहन वंश, आई से हिंद यूनानी, एस से शक वंश कुषाण वंश बोलते हैं, पी से पल्लव वंश, के से कुषाण वंश है, एस से शक वंश है। गुप्त काल का वर्धन वंश। ठीक है। इस संवत वाला टाइम था। वसुदेव इस वंश के अंतिम शासक थे। उसके बाद गुप्त काल, गुप्त काल में पढ़ेंगे गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किए थे। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किए थे, इसकी स्थापना। ठीक है। इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच था। कौन था? घटोत्कच। और राजधानी कौशाम्बी था, यूपी में। कौशाम्बी कहाँ है? अभी वर्तमान में यूपी में है। घटोत्कच इसका उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त। देखिए श्रीगुप्त का बेटा घटोत्कच था, घटोत्कच के बेटा चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम देखिए इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। ठीक है। और इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था और इस उपलक्ष्य में उसने राजा रानी प्रकार की सिक्का चलाया था। देखिए चंद्रगुप्त प्रथम शादी किया और शादी करके इतना खुश हुआ ना, इतना खुश हुआ ना, इस बोला क्यों ना हम राजा है, मेरी रानी हो गई तो राजा रानी नाम के सिक्का चलाते हैं। और राजा रानी नाम के सिक्का चलाया कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। तो आप भी शादी कीजिएगा, खुश होइएगा तो कुछ ना कुछ जरूर कीजिएगा। ठीक है। गुप्त संवत का प्रारंभ 319 एडी से 320 एडी में चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था और इसका पुत्र था समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र कौन था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में जानते हैं क्या क्या किए हैं। समुद्रगुप्त थे चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र पता है। बचपन का नाम कांच था। ठीक है। अशोक दिव्य भी। और इसके आर्यवर्त उत्तर भारत के 9 राज्य को जीत लिया और अपने साम्राज्य में ये महान थे। उत्तर भारत के 9 राज्य को जीत लिए थे, जबकि दक्षिण भारत के 12 राज्य को पराजित कर दिया था। उत्तर भारत के 9 राज्य पर अपना अधिकार कर लिया, जबकि 12 राज्यों पर दक्षिण भारत के पराजित कर दिया था राजा को। और गुप्त वंश का पहला शासक जिसने परम परम भागवत की उपाधि धारण की, परम भागवत की उपाधि की और विक्रमा की उपाधि भी धारण किया था। ठीक। अश्व मेघाकर्ता की उपाधि धारण किया था। इसे विराज कविराज भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कविराज भी कहा जाता है। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ब्रिस्टन स्थित ने कहा था यह विष्णु के उपासक थे। या किसका उपासक थे? विष्णु के। संगीत प्रेमी बीना बजाते थे, कुछ भी हो जाए बीना बजाना नहीं छोड़ना है, और बीना बजाते थे। ठीक है। इसे सिक्कों पर बीना बजाते हुए तथा सैनिक वंश भूषा में
दिखाया गया था। इसको दिखाया गया था, इसने अपना दरबार में सिक्का चलाया था ना, उस पे बीना बजाते हुए सिक्का चलाया था। जैसे आपका फेवरेट बाइक होगा, कार होगा, तो आप जरूर अपने बाइक के साथ फोटो स्टोरी पे या डीपी में लगाते हैं। वैसे ही इनका फेवरेट क्या था? बीना था। बीना बजाते हुए फोटो बोलेगी, बीना बजाते हुए फोटो मेरे दरबार में सिक्कों पे रहेगा। ठीक है। और दरबारी कवि थे हरिसेन। दरबारी कवि थे कौन थे? हरिसेन। और प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखे थे कौन? हरिसेन ने। तो पूछेगा प्रयाग प्रशस्ति किसके लेख है? तो हरिसेन के। इनके दो बेटा थे। किनके बेटा थे? दो बेटा थे, रामगुप्त और छोटा था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय बड़ा बेटा रामगुप्त था, चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत छोटा था। रामगुप्त अयोग्य शासक था, मतलब उतना योग्य नहीं, डरपोक टाइप के था। इस शक कहते शक राजा रुद्र सिंह तृतीय, रुद्र सिंह द्वितीय शक राजा, शक के न राजा थे रुद्र सिंह तृतीय, तृतीय की उपाधि स्वीकार कर लिया, मतलब अधीनता स्वीकार कर लिया था, उपाधि नहीं, सॉरी। शक राजा रुद्र तृतीय की अधीनता स्वीकार कर लिया था। जब देखिए हम बताया जाता है कि रामगुप्त है ना, हम एक स्टोरी बता देते हैं। रामगुप्त थे और चंद्रगुप्त द्वितीय थे। रामगुप्त की शादी हुआ, ठीक है। और इसकी पत्नी ध्रुवा देवी थी। रामगुप्त की पत्नी ध्रुवा देवी थी। तो शक का राजा कौन था? रुद्र तृतीय। रुद्र तृतीय आया रामगुप्त के पास, बोला कि तुम मेरा अधीनता अधीनता स्वीकार करो, नहीं तो अपनी पत्नी को दे दो। तो ये बोला कि हम रहेंगे तो दूसरा शादी कर लेंगे, पत्नी तो जाते रहेगी, राज नहीं न मिलेगा फिर। और ये अपनी पत्नी को दान में दे दिए, मतलब किसको दे दिए? रुद्र सिंह तृतीय को। ये बात चंद्रगुप्त द्वितीय, उनका देवर था, छोटा भाई, उसको अच्छा नहीं लगा। बोला कि भैया इतना पागल कैसे हो सकते हैं, भाभी को दान में दे देंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सबसे चंद्रगुप्त द्वितीय अपने भाई रामगुप्त की हत्या कर देता है। और अपने भाभी रुद्र तृतीय से अपना बात करता है कि कैसे किया जाए। और बोलते हैं कि ठीक है भाभी तुम नहीं, हम जाएंगे। और चंद्रगुप्त द्वितीय साड़ी और पहन के अच्छे से रूम में बैठे रहते हैं। रुद्र सिंह तृतीय आते हैं, बोलते बोलते हैं कहाँ हो बेबी? तो ये बोलते हैं कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ। और सीधा अंदर बुलाता है। वहाँ पे तो कुछ और ही रहता है। चंद्रगुप्त द्वितीय गर्दा उड़ा देता है रुद्र सिंह तृतीय की, और हत्या कर देता है, और गद्दी पे बैठता है। और इसकी जानकारी विशाख दत्त की पुस्तक देवी चंद्रगुप्त पर देवी चंद्रगुप्तम में मिलती है। देवी चंद्रगुप्तम में इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। उसके बाद ही चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पे बैठना। इसने शकों को अंत कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसने शक को अंत कर दिया, रुद्र सिंह तृतीय को अंत कर दिया और धारण किया विक्रमादित्य की उपाधि, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसे देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है और साकरी की उपाधि भी धारण किया था। इसके दरबार में चीनी बौद्ध विद्वान फाइयान आया था। चंद्रगुप्तीय के दरबार में विद्वान फाइयान आया था, जो कि चीन के था, भारत आया। और इसी के पुस्तक हो यू की थी पुस्तक इसकी, फाइयान का। इसके दरबार में संस्कृत में 9 विद्वान रहते थे, जिन्हें नवरत्न भी कहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे, ठीक है। नवरत्न कहने का मतलब कि 9 गो विद्वान थे, जो हर एक अलग अलग क्षेत्र में विद्वान थे कहीं ना कहीं। तो कालिदास, कालिदास लेखक था। कालिदास के ऊपर एक कहानी बताया जाता है, पता नहीं सच है कि गलत है। कालिदास की के कहानी में बोला जाता है कि वो जिस डाली पे बैठे रहते थे, उल्टा घूम के उसी डाली को काटते थे। और एक दिन इसकी शादी एक लड़की से करा दिया जाता है, फिर वो लड़की इसको बुढ़वा करके छोड़ देती है। तो एक कालिदास काली जी के मंदिर में जाके बहुत प्रार्थना करते हैं, तो काली जी प्रकट लेते हैं और काली जी कहते हैं कि तुम जाओ, अभी से जितना किताबें पलट सकते हो पलट लो, सारे तुमको आ जाएगा। और ये संस्कृत के इतना किताब पुस्तकालय में जाके पलटते हैं सारी रात में, इनको सारे संस्कृत का विद्वान हो जाते हैं। बोला जाता है कि कालिदास से विद्वान संस्कृत में आज तक कोई विद्वान हुआ ही नहीं, ठीक है। कालिदास की पुस्तक था रघुवंशम, कुमार संभवतम, मेघदूतम, विक्रम वर्षीय, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका, अग्निमित्रम, भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है, ठीक है। और धन्वंतरी, ये चिकित्सक था। धन्वंतरी क्या था? चिकित्सक था, डॉक्टर था। शंकु, ये वस्तुकार था। छत्रपकन, ये ज्योतिष था। ज्योतिष मतलब पंडित था, जो राशियार नहीं देखता है, मुहूर्त देखता है आपका कि हाँ मंगलवार के 28 तारीख को बहुत अच्छा मुहूर्त है, बचिया के लिए शादी इसी दिन करवाएंगे, उसी को बोलते हैं ज्योतिष। घट घटपक था, घटरपट था। और बारूची विद्वान था। ब्रह्मीर था, जो गणितक था। और एक बेताला बेतलब भट्ट था, जो जादूगर था। बेतलब भट्ट था, क्या था? जादूगर था। वो अपने हाथों की कला से जादू दिखाता। अमर सिंह था, कोसाक था, कोसाकर था। अमरदास था, अमर सिंह था, जो कौन था? कोसाकर था, ठीक है। कुमार गुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त, इसी का नाम है, कुमार गुप्त का नाम ही गोविंद गुप्त था। इसे महायान शाखा के शिक्षा के लिए नालंदा विश्वविद्यालय बनाया। नालंदा विश्वविद्यालय को महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा गया था। नालंदा विश्वविद्यालय को ना महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा गया है, ठीक है। विश्व का पहला
छात्रावास की सुविधा करने का मतलब कि छात्र वहाँ पे रह के पढ़ाई कर सकते थे। उस समय बिहार में इतना शिक्षा था, मान लो कि अलग चीन के और विदेश से विद्यार्थी आते थे बिहार में पढ़ने। अभी क्या है, बिहार के विद्यार्थी पूरे देश में घूम घूम के पढ़ते, फिर भी वो बिहार सबसे पीछे है, अशिक्षित है। पहले पूरा बिहार को बिहार पढ़ा, पूरा भारत दुनिया को बिहार पढ़ाता था। आज पूरा दुनिया मिलकर बिहार के बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहा है, न बिहार को आगे बढ़ा रहा है। सोच लीजिए कितना पीछे है। 1198 ईस्वी में ऐबक ने सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। देखिए बख्तियार खिलजी थे ना, वो सेनापति थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। ये जब बिहार में आए ना, तो इनको पता नहीं क्या दुश्मनी था शिक्षा से, ये नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिए, जला दिए। बोला जाता है कि जब इसने आग लगा दिया था ना विद्यालय में, 6 महीना के लिए उस विद्यालय से धुआं उठते रहा था। महेंद्र गुप्त की उपाधि धारण की थी, मंदसौर उपाधि कुमार गुप्त ने धारण किया था। अस्कनगुप्त, हूनों का आक्रमण, इसी के समय इसकी जानकारी जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। हून का आक्रमण विफल रहा, इसने गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत के सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था अस्कनगुप्त ने, और इनकी जानकारी रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। इसने पर्ण पर्णदत्त पर्णदत्त को सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर नियुक्त किया था। पर्णदत्त को सौराष्ट्र प्रांत का क्या किया था, गवर्नर नियुक्त किया था अस्कनगुप्त। भानुगुप्त इसके चरण अभिलेख, इनके एरन अभिलेख से सती प्रथा की जानकारी मिलती है। तो बोलते सती प्रथा की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, तो एरन अभिलेख किसका है, एरन अभिलेख किसका है, तो भानुगुप्त का है। विष्णुगुप्त, इस वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे, और गुप्त वंश के सभी शासक का नाम एक बार देख लेते हैं साथ में। श्रीगुप्त था, घुरत्कर था, चंद्रगुप्त प्रथम था, समुद्रगुप्त था, रामगुप्त था, चंद्रगुप्त द्वितीय था, कुमारगुप्त था, अस्कनगुप्त था, भानुगुप्त था, विष्णुगुप्त था। ठीक है, इस वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त शासक विष्णु विष्णु उपासक था। ठीक है, गुप्त शासक किसका उपासक था, विष्णु का उपासक था। ऐसा माना जाता है कि ये कुषाण के संबंध थे। इस वंश की जानकारी वायु पुराण से मिलती है। गुप्त काल की राजकीय भाषा संस्कृत था। नगरों के क्रमित पतन हुए थे, और गुप्त कालीन में प्रमुख मंदिर बना था। इसमें नगरों का पतन हुआ था, नगरीय था ना, वो खत्म होते जा रहा था और नीचे ग्रामीण में आ रहा था। विष्णु मंदिर तिब्बत में है, तिब्बत एमपी में है, तिगवा है, सॉरी, विष्णु मंदिर तिगवा में है जो एमपी में है। शिव मंदिर मुमरा में है जो एमपी में है। शिव मंदिर, फिर 2 शिव मंदिर है, वो खोहा, ये भी एमपी में है। पर्वतीय मंदिर नयान एमपी में है। दशावर्तीय मंदिर देवगढ़ में यूपी में है, नागर शैली में है। ठीक है, और लक्ष्मण मंदिर भीतर गांव में है, यूपी में है, नागर शैली में, ईंटों द्वारा निर्मित है लक्ष्मण मंदिर। ठीक है, ईंटों के द्वारा, उस समय ईंटों के द्वारा लक्ष्मण मंदिर को निर्माण किया जाता था। गुप्तकालीन साहित्य एवं लेखक आर्यभट्ट उसी टाइम थे, गुप्तकालीन के समय थे, लेकिन उनके दरबार में नहीं थे। एक होता है ना कि हमारे ही टाइम में हमारे दरबार में नहीं है, हमारे साथ में कोई नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत विद्वान है, अलग हमारे राज्य में रह के बहुत अच्छा काम कर रहा है। उस समय ऐसे विद्वान 4 थे। आर्यभट्ट उसी के टाइम थे, गुप्त वंश के टाइम थे आर्यभट्ट। इसने सूर्य सिद्धांत दिया था कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी और घूमती है। पाई का निर्माण किया था, पाई दिए थे और जीरो दिए थे, और दशमलव पद्धति दिए थे, दशमलव भी दिए थे आर्यभट्ट ने। इतना विद्वान थे वो। और विशाखा दत्त, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त है, और देवी चरित्र गुत्रम के लेखक भी विशाखा दत्त है। विष्णु शर्मा, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। बोला जाता है कि सर्वाधिक विदेशी भाषा में अनुवादित की पुस्तक को बाइबिल है, लेकिन दूसरा नंबर पे पंचतंत्र आते हैं। ब्रह्मगुप्त, भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त को कहते हैं। भारत के न्यूटन किसको बोलते हैं, ब्रह्मगुप्त को। ठीक है, और आजाद की गुफाएं बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। अजंता की गुफाएं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। महाराष्ट्र के इन गुफाओं की संख्या 29 थी। 16 नंबर की गुफाएं गुप्तकालीन थी। एरन की गुफा बौद्ध, जैन तथा हिंदू तीनों से संबंधित था। अब आते हैं गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। गुप्त काल में कैसा व्यवस्था था, तो देश, राष्ट्र और गोपन। पहले देश था, तब राष्ट्र होता है, तब जिला होता है, तब ग्राम होता है। तो देश को कहते थे राष्ट्र, राज्य को कहते थे प्रांत, जिला को कहता था विषय, ग्राम को ग्राम। तो राज्य के जो रहते थे उसको कहते गोपन, जो प्रांत में रहते थे उसे भूमिपति, भूमनपति। ठीक, और विषय को कहते विषयपति, ग्राम को कहते ग्रामिक, और प्रशासनिक की सबसे छोटी इकाई ग्राम था। ठीक है, अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत था भू राजस्व, मतलब भू राजस्व खेती और जमीन से जो टैक्स लेते थे वही अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत था। साधारण पुलिसकर्मी को कहा जाता था चटभट, और प्रधान पुलिसकर्मी को कहा जाता है दंड प्रशासनिका।
हुंड आक्रमण के बाद गुप्त वंश छोटे छोटे सामंतों में बट गया, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण सामंत पुष्यभूति थे। ठीक है। पुष्यमितिभद्र या वर्धनभद्र, इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम बता दें कि ये जगदेव सर GK मस्ती वाले सर का नोट्स है। इसी नोट्स को हम फर्स्ट रिवीजन कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल से जुड़ जाए। ऐसे ही हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारे सब्जेक्ट के रिवीजन लाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब मी एंड शेयर।